हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 8 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ है ये है रिगार्डिंग न्यू एक्रेडिटेशन पॉलिसी फॉर जर्नलिस्ट, जो कि यहाँ पर अनाउंस की गई है बाय द पीआईबी और इसे प्रिपेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब इसमें कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पर एक्रेडिटेशन स्टेटस को लूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट एक्रेडिटेशन स्टेटस को वो लूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन से नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, तो इफ़ ही और शी एक्ट्स, तो यहाँ पर जर्नलिस्ट अगर एक्ट करता है इन मैनर विच इज़ प्रीजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो यहाँ पर कुछ और प्रोविजंस ऐड किए हैं जिनके बेसिस पे अगर जर्नलिस्ट इनके बेसिस पे इनको वॉयलेट करता है तो बेसिकली उसका जो गवर्नमेंट एक्रेडिटेशन स्टेटस है वो यहाँ पर रिवोक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोविजन है, तो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को हर्ट करता है, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को इम्पैक्ट करता है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अब एक्रेडिटेशन पॉलिसी जो है वो 2013 में लास्ट पॉलिसी बनी थी, लेकिन उसमें ये सारे प्रोविजंस नहीं थे। उसमें भी प्रोविजन था कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट एक्रेडिटेशन स्टेटस है जर्नलिस्ट का वो ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये सारी कंडीशंस नहीं थी। ये सारी कंडीशंस इस पॉलिसी में ऐड की गई हैं। इसके अलावा और क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं, तो एक्रेडिटेशन इज ऑल्सो लाइबल टू बी विड्रॉन सस्पेंडेड इफ इट इज फाउंड टू हैव बीन मिसयूज्ड अंडर द न्यू पॉलिसी। जर्नलिस्ट वर्किंग विद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जर्नलिस्ट थे उनका एक्रेडिटेशन नहीं होता था, लेकिन अब वो भी एलिजिबल हो चुके हैं फॉर द एक्रेडिटेशन। सॉरी, इफ़ अ जर्नलिस्ट इज चार्ज्ड विद अ सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ऐसे में भी जो गवर्नमेंट एक्रेडिटेशन स्टेटस है वो लूज कर सकता है जर्नलिस्ट, अगर वो यहाँ पर सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस के द्वारा चार्ज होता है। The new policy for the first time has prepared guidelines for accreditation of journalists working for online news platforms। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे भी जर्नलिस्ट हैं तो वो भी अब एक्रेडिटेशन स्टेटस के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। कोई वेबसाइट जिस वेबसाइट को 10 से 50 लाख लोग तक विजिट करते हैं, इसके बीच में एक महीने में विजिट करते हैं, तो उसके यहाँ बेसिकली एक जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेट किया जाएगा। और किसी वेबसाइट पर अगर 1 करोड़ लोग विजिट करते हैं तो उसमें यहाँ पर 4 से 5 जर्नलिस्ट को यहाँ पर बेसिकली एक्रेडिटेशन मिलेगा। तो विद ओवर 1 करोड़ यूनिक विजिटर्स पर मंथ कैन गेट 4 जर्नलिस्ट एक्रेडिटेड। और इसके अलावा जो जर्नलिस्ट न्यूज़पेपर, वीकली या फोर्टनाइटली मैगजीन्स के लिए काम करते हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ के लिए, फॉरेन पब्लिकेशंस के लिए, टीवी चैनल्स और एजेंसीज एंड इंडियन टीवी न्यूज़ चैनल्स और ऑल्सो एलिजिबल फॉर द एक्रेडिटेशन। तो आई होप आपको न्यू एक्रेडिटेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस पता चल गए हों कि यहाँ पर नए प्रोविजंस ऐड किए हैं कि अगर जो जर्नलिज्म है उसकी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इम्पैक्ट हो रहा है या सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन हर्ट हो रहा है, तो इसके बेसिस पे जो एक्रेडिटेशन है, गवर्नमेंट एक्रेडिटेशन, वो यहाँ पर जर्नलिस्ट लूज़ कर सकता है। इसके अलावा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जर्नलिस्ट है उनको भी यहाँ पर एक्रेडिटेशन के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। आगे हम चलते, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि न्यूज़ एग्रीगेटर्स अभी भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे, तो हाउएवर न्यूज़ एग्रीगेटर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। सेकेंड न्यूज़ हम देखते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की यहाँ पर बात की गई। तो बेसिकली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वही होते हैं जो कि यहाँ पर रिलेटिवली लो कॉस्ट के होते हैं और लोग उनको बहुत ज़्यादा डेली यूज़ कंजम्पशन में लेते हैं। तो कंजम्पशन ऑफ एफएमसीजी आइटम्स इन रूरल एरियाज पिक्ड अप आफ्टर द फर्स्ट वेव। तो फर्स्ट वेव के बाद यहाँ पर ज़्यादा बिक्री हो रही थी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, बट इज़ नाउ रिकॉर्डिंग अ स्लम्प। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इसमें स्लम्प देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है जो कंज्यूमर्स है वो यहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहे, वो कम पैसे खर्च कर रहे हैं। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो दिस इज इंडिकेटिव ऑफ कंज्यूमर्स स्पेंडिंग लेस ऑन दीज गुड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग राइजिंग प्राइजेस। तो the growth charted by FMCG companies in rural segments over the past 2 quarters has mainly been on account of price increase। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि ग्रोथ हो रही है एफएमसीजी में, तो बेसिकली वो ग्रोथ इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमें लग तो रहा है कि ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम बिक रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वैल्यू ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर वॉल्यूम तो कम है लेकिन यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है। वैल्यू ज़्यादा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो गुड्स हैं उनके प्राइस राइज देखने को मिल रहा है। तो मार्जिनल और बेटर देन अर्बन सेल्स ग्रोथ दैट इज विजिबल इन वैल्यू टर्म्स बट अमिड फॉलिंग डिमांड दैट इज एविडेंट इन थिनिंग वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम कम है लेकिन वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि प्राइस राइज हो रखा है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये हम कल देख चुके हैं कि पंजाब में सबसे ज़्यादा दलित पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन है, 32% ऑफ द पॉपुलेशन अगेंस्ट द नेशनल एवरेज ऑफ 16.6%। हर राइट टू लर्न, तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो कर्नाटक में आपको पता है कि प्री यूनिवर्सिटी में यहाँ पर कुछ मुस्लिम गर्ल्स थी, उन्होंने हिजाब वेयर कर रखा था, जिसके चलते उनको यहाँ पर स्कूल में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में एंटर करने नहीं दिया जा रहा था। तो उसके बाद
जो कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट है, तो कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के प्रोविजंस को इन्वोक किया और ये डायरेक्ट किया कॉलेज को टू इंश्योर दैट क्लोथ्स विच डिस्टर्ब इक्वालिटी, इंटेग्रिटी एंड पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर शुड नॉट बी worn। तो ऐसे कपड़े जिनकी वजह से इक्वालिटी, इंटेग्रिटी या पब्लिक लॉ यहाँ पर वॉयलेट होता है, तो वो वैसे कपड़े नहीं पहनने देने जाने चाहिए। अब ये बहुत ही डूबियस फ्रेमिंग है। ये जो आपका कर्नाटका है एजुकेशन एक्ट 1983 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट को ही नहीं पास कर पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर हर इंसान के पास फंडामेंटल राइट है, हर सिटीजन के पास यहाँ पर फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन एंड द राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कर्नाटका एक्शन कुड बी टू फोर्स यंग वेमेन। तो यहाँ पर यंग वेमेन बेसिकली गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने की आप बात करते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे में आप बात करते हो कि माइनॉरिटी वेमेन के अगेंस्ट जो भी अट्रॉसिटीज़ हो रही है हम उसके अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ट्रिपल तलाक एबॉलिशन के लिए एक्ट लेकर आए, फिर यहाँ पर आप गर्ल्स को बेसिकली एक तरीके से फोर्स कर रहे हो कि वापस से वो अपने कन्फाइंड हो जाए अपने घरों में। तो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कर्नाटका एक्शन कुड बी टू फोर्स यंग वेमेन हु फेस इनॉर्मस ऑड्स टू रीच द गेट्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और वापस उनको स्कूल के द्वारा फोर्स किया जा रहा है कि आप रिट्रीट कर जाओ, वापस अपने घर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर उनको स्कूल में एंटर करने ही नहीं दिया जा रहा है। The BJP's much wanted commitment to girls' education, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ and the rights of minority women that it championed in the legislation, यहाँ पर जैसे ट्रिपल तलाक की बात की गई और बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें देखने को तो मिल रहा है, लेकिन ऑन द पेपर हमें सिर्फ देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर एक्शंस देखो तो ये सारे एक्शंस बहुत ही ज़्यादा हॉलो हैं। द कॉमन सेंस ऑफ को एग्जिस्टेंस बाई विच मिलियन ऑफ इंडियंस लिव देयर लाइफ शेयर्स नथिंग विद द हार्ड लाइन सेकुलरिज्म। तो हमारा जो सेकुलरिज्म है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द फ्रेंच सेकुलरिज्म। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से इंडियन सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो अगर आप ये बोलो कि आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी कुछ भी दिखनी नहीं चाहिए, तो बेसिकली तो यहाँ तो हम फ्रेंच सेकुलरिज्म की तरफ चले गए। जो इंडियन सेकुलरिज्म है, बेसिकली इंडिया में आपको लोग ऐसे देखेंगे जो कि अपने रिलीजन को अपनी स्लीव पे बेसिकली वेयर करते हैं। तो हेयर सेकुलर स्पेसेस लाइक स्कूल्स एंड कॉलेजेस रेगुलरली सी डिस्प्लेज ऑफ रिलीजियोसिटी वेयरिंग रिलीजन ऑन द स्लीव फ्रॉम द वुमेन ऑन द स्ट्रीट। इसके अलावा आप हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस में देख सकते हो, वहाँ पर भी जो इंसान होगा उसको आप देखकर बता सकते हो कि इसका रिलीजन क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो रिलीजन है लोग उसको वेयर करते हैं, तो ऐसे में किसी एक कम्युनिटी को मना कर देना कि आप अपने रिलीजन को वेयर नहीं कर सकते हो, तो ये फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता अकॉर्डिंग टू द ऑथर। अब ये ऑथर का व्यू पॉइंट था। अब जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट का ये कहना है कि एजुकेशन स्कूल्स एक सेकुलर स्पेस है और वहाँ पर सेकुलरिज्म की ही प्रैक्टिस होनी चाहिए, कोई भी यहाँ पर जो रिलीजियस सिंबल और आइडेंटिटीज़ है वो वॉर्न नहीं किया जाना चाहिए। तो बीजेपी लीडर्स एंड मिनिस्टर्स इन पर्टिकुलर हैव टेकन ग्रेट प्राइड इन बीइंग द परवेयर्स ऑफ सेकुलरिज्म इन द क्लासरूम। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है, ये तो इन्होंने ऑर्डर निकाला है कि जो स्कूल्स हैं वो सेकुलर स्पेस है और वहाँ पर सेकुलरिज्म की प्रैक्टिस होनी चाहिए, किसी को भी अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को वॉर्न नहीं करने दिया जाना चाहिए। तो गर्ल्स एंड नाउ बॉयज़ हैव बीन कन्वीनियंटली एडेड शुड कम टू द कॉलेज टू स्टडी एंड नॉट टू असर्ट द कल्चरल एथनिक रिलीजियस आइडेंटिटीज़ और डिफरेंसेस। अब देखने में तो ये ब्लेमलेस इंजंक्शन लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको डीपली समझोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा वॉयलेटिव है फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। आगे हम चलते हैं, द ग्रेट पावर राइवलरी। अगर हम देखें तो अभी जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो जो रशिया और यूक्रेन का पूरा क्राइसिस चल रहा है कि यहाँ पर रशिया ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे हैं यूक्रेन के आसपास और बेलारूस के आसपास भी, यहाँ पर बेलारूस में अपने ट्रूप्स के साथ और बेलारूशियन ट्रूप्स के साथ यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही है। अब यूएस को ये डर है कि बेलारूस की तरफ से यहाँ पर जो रशिया है वो यूक्रेन में अटैक कर सकता है। दूसरी बात, चाइना ने ये बोला कि हम रशिया के साथ खड़े हैं यूक्रेन क्राइसिस में। एज बोथ साइड्स कंसोलिडेट देयर ग्लोबल कोएलिशन। अब जहाँ पर रशिया और चाइना एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, यूएस भी अपना यहाँ पर जो भी एलाइज है उनको और ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। अब इंडिया क्या स्टैंड किया है, तो इंडिया ने यूएनएससी में जब यूक्रेन का डिस्कशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए यूएनएससी में, इंडिया ने वोट किया ही नहीं, इंडिया ने एब्सेंटेशन कर दिया वोट से। अब प्रॉब्लम क्या है, इंडियाज एब्सटेंटेशन एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लास्ट वीक ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिबेटिंग यूक्रेन इज अ रिमाइंडर दैट दिल्लीज स्पेस इन द रिन्यूड ब्लॉक पॉलिटिक्स। तो अभी हम देख रहे हैं दो ब्लॉक बन गए, एक तो यहाँ पर रशिया चाइना का ब्लॉक बन गया, एक वेस्टर्न ब्लॉक बन गया जो कि यूएस लेड कर रहा है। इंडिया दोनों ब्लॉक में से कहीं भी नहीं खड़ा है, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर एब्सटेंटेशन कर दिया, इंडिया ने यूएनएससी में इंडिया ने वोट ही नहीं किया कि यूक्रेन के ऊपर डिस्कशन करना है नहीं करना है। तो वेस्ट जो है वो इंडिया को अकोमोडेट कर नहीं रहा है, चाइना में हम अकोमोडेट हो नहीं सकते क्योंकि चाइना तो बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडिया हो रखा है। अब यहाँ पर जर्मनी की बात की गई, जो जर्मनी है वो एक ब्रिज बनने का काम कर रहा है, क्योंकि जर्मनी के खुद के यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जिसकी वजह से जर्मनी चाहता है कि ये जो भी टेंशन से ख़त्म हो जाए। सॉरी, दिस वीक द जर्मन चांसलर ओलेफ शोल्स। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट से मिलने गए, वहाँ पर बातचीत करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि डिप्लोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और एक क्राइसिस को अवॉइड कर दिया जाए।
वॉशिंगटन में यहाँ पर गए हैं जर्मनी के नए चांसलर जो कि ओलेफ शोल्ज हैं। अब वो वहाँ पर गए हैं ये यूएस को बताने कि जो जर्मनी है, जर्मनी के स्टैंड वही है जो यहाँ पर नेटो पार्टनर्स का स्टैंड है, और यहाँ पर जर्मनी यहाँ पर नेटो को किसी तरीके से अबेंडन नहीं करने वाला है। तो बेसिकली दोनों ही ब्लॉक्स बन चुके हैं, और इसमें जो फ्रेंच है उसका मेन रोल बन गया। जैसे कि हम देख रहे हैं फ्रांस का मेन रोल इसलिए बन गया है क्योंकि जो ब्रिटेन है उसमें उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं खत्म हो रही है। बेसिकली वहाँ पर डोमेस्टिक क्राइसिस हो रखी है कि यहाँ पर क्या जॉरिस जॉनसन ने जब पैंडेमिक में रेस्ट्रिक्शंस लगे थे तो क्या उन्हें बर्थडे पार्टी की थी, तो उसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है वही खतरे में आ रखी है। तो वहाँ तो उन्हीं क्राइसिस में वो लोग इतने उलझे हुए हैं कि वो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि हमें भी यहाँ पर डिप्लोमेटिक क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। पुतिन समिट विद जी हाईलाइटेड द कन्वर्जेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज फ्रॉम नेटो एक्सपेंशन। तो यहाँ पर जो यूएस है वो नेटो एक्सपेंशन की बात करता है कि और भी कंट्रीज को यहाँ पर नेटो में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ऑकस डील हुई थी जो कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में हुई थी, जिसमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स मिलने वाली थी। चाइना और रशिया इन सारी बातों को बहुत ध्यान में रखे हुए हैं कि नेटो का एक्सपेंशन हो रहा है, ऑकस डील हो रही है। तो दोस्त फेमिलियर विद द ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द सीनो रशियन रिलेशनशिप। तो चाइना और रशिया हमेशा से कोई फ्रेंड नहीं थे, एलाइज थे 1950s में, फिर एनिमीज बन गए 1960-70s में, 2000 के बाद से वो पार्टनर्स ही हैं। डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स विद द यूएस, दोनों ही कंट्रीज की प्रॉब्लम है यूएस के साथ, चाइना की भी प्रॉब्लम है यूएस के साथ, रशिया की भी प्रॉब्लम है यूएस के साथ, लेकिन दोनों ही कंट्रीज कहीं ना कहीं चाहते हैं कि यूएस के साथ उनकी अच्छी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए। तो वॉशिंगटन इन टर्न वांट्स टू एक्सप्लोर द क्लीवेजेस बिटवीन मॉस्को एंड बीजिंग। लेकिन यहाँ पर जो वॉशिंगटन है वो क्या चाहता है, वो चाहता है इन दोनों के बीच में जो दरार है हम उसका इस्तेमाल करें, अगर कोई भी दरार बन सकती तो हम उसका इस्तेमाल करें। पुतिन इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट प्रोपोजिशन बाई रेजिंग द स्टेक्स इन यूरोप। जी हु चैलेंजेस यूएस प्राइमेसी इन रशिया एशिया। अब जो यहाँ पर जी जिनपिंग है, तो एशिया में तो एक तरीके से चाइना ने अपनी डोमिनेंस बना ही रखी है। तो इफ पुतिन इज फोकस्ड ऑन मिलिट्री मीन्स, अब जो पुतिन है, पुतिन अपनी सुपीरियरिटी दिखाते हैं मिलिट्री मीन्स से, और यहाँ पर जो चाइना है वो अपनी सुपीरियरिटी दिखाता है बाई इकोनॉमिक मीन्स, क्योंकि यहाँ पर चाइना का इकोनॉमिक क्लाउड बहुत ज़्यादा और यहाँ पर रशिया की मिलिट्री सुपीरियरिटी बहुत ज़्यादा है। Xi is making a big play for the Wall Street bankers who see merits in engagement with Beijing. अब Washington too is warning that if Beijing backs Moscow, अब यहाँ पर यूएस का ये कहना है कि अगर यहाँ पर चाइना मॉस्को को सपोर्ट करेगा तो चाइनीज़ कंपनी को मेजर फाइनेंशियल कॉस्ट भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि जो यूएस है वो यहाँ पर चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। यूएस ऑफिशियल्स हैव पॉइंटेड आउट कि यहाँ पर अब यूएस ऑफिशियल्स ने अपने इंटेलिजेंस से ये पता किया है कि कुछ भी हो यहाँ पर जो रशिया है उसको यहाँ पर चाइना सपोर्ट करने नहीं आएगा। तो यूक्रेन डज नॉट फिगर इन द 5000 वर्ड स्टेटमेंट एंड सजेस्टेड दैट बेजिंग माइट नॉट गो ऑल द वे विद मॉस्को इन यूरोप। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द अंडर एस्टिमेशन ऑफ अमेरिकन रेजिलियंस। अब मॉस्को और बेजिंग ने एक तरीके का ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि वेस्ट डिक्लाइन हो रहा है, यूएसए डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन ऑथर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, उनका कोई भी डिक्लिनेशन नहीं हो रहा है। अब बेसिकली चाइना का ये कहना है कि जो यूएस है वो अमेरिका से बाहर वो अफगानिस्तान से बाहर हो गया, उसका एक रिलेशन वो ये निकालते हैं कि जो अमेरिका है वो डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन ऑथर ने ये बताया है कि अमेरिका से इसीलिए बाहर हुआ अफगानिस्तान से क्योंकि अमेरिका जो है वो यहाँ पर ग्रेट पावर्स के ऊपर फोकस करना चाहता था, जो कि यहाँ पर अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, और उसमें से एक ग्रेट पावर है यहाँ पर चाइना। तो आइडिया डेट द यूएस कांट रिस्क अ टू फ्रंट चैलेंज। तो यहाँ पर रशिया और चाइना को ये लगता है कि अगर वो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक अलाई हो जाएंगे तो यूएस उनको चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज़्यादा गलत सोचते हैं। जो यूएस की मिलिट्री वो इतनी ज़्यादा केपेबल है कि दोनों की मिलिट्री को एक साथ चैलेंज कर सकती है। तो यूएस हैज़ इनफ मिलिट्री रिसोर्सेज टू एड्रेस एग्रेशन बाई बोथ मॉस्को एंड बीजिंग। इक्वली मिसलीडिंग इज द नोशन दैट द यूएस, तो मैंने आपको बता दिया कि यूएस ने जब अफगानिस्तान से रिट्रीट किया तो ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जो यूएस है वो वीक हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएस यहाँ पर फोकस करना चाहता था अदर ग्रेट पावर्स पे, जो कि यहाँ पर एक चाइना है। चाइना की बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक राइज हुई है, रशिया के साथ उसकी पार्टनरशिप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। तो यूनाइटेड फ्रंट कांट रियली मैच द कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर ऑफ द यूएस एंड इट्स एलाइज। तो अगर चाइना और यहाँ पर रशिया की पावर को मिला भी दे तब भी वो यहाँ पर यूएस और उसके जो एलाइज है यूरोप में उनकी पावर को बीट नहीं कर सकते हैं। अगर 10 ग्रेट इकोनॉमीज देखें तो उसमें जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, साउथ कोरिया, तो इतने सारे यूएस के एलाइज आते हैं। तो इसका मतलब ये है जो यूएस है वो हमेशा इनके ऊपर भारी ही पड़ने वाला है। अनलाइक ट्रम्प हु ट्रैश्ड यूएस अलाइंसेस, तो जो यहाँ पर ट्रम्प थे वो अलाइंसेस में बिलीव नहीं करते थे, उनको ऐसा लगता था कि अलाइंसेस की वजह से यूएस को ही नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बाइडन है वो वापस से अलाइंसेस फॉर्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, अलाइंसेस को और स्ट्रॉन्ग करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऑकस हमने पढ़ लिया, नेटो हमें पता है कि नेटो को भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये है जो रशिया जैसा कंट्री है, चाइना जैसे कंट्री हैं, उनके यहाँ लोगों को इतनी ज़्यादा लिबर्टीज़ नहीं है। तो इट इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज़। तो यहाँ पर रशिया और चाइना में जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं यूएसए उसका भी फ़ायदा उठा सकता है। जैसे कि पुतिन को ज़ार बोला गया है, जी को एम्परर बोला गया है, एक अथॉरिटेटिव टाइप की गवर्नमेंट चला रहे हैं ये लोग। तो बेसिकली इसका भी यूज़ किया जा सकता है।
वेयर डज द रिटर्न ऑफ ब्लॉक पॉलिटिक्स लीव दिल्ली। अब हमने दो ब्लॉक पढ़ लिए कि यहाँ पर एक रशिया चाइना का ब्लॉक है, एक यहाँ पर यूएसए लेड ब्लॉक है। इंडिया यहाँ पर कहाँ खड़ा है? तो इंडियाज अप्रोच विल डिपेंड अपॉन द न्यू डायनेमिक। अब इंडिया का अप्रोच इस बात पर डिपेंड करेगा कि डायनेमिक कैसी है बिटवीन द टू कोलिशंस, और इंडिया के इंडिविजुअल रिलेशंस कैसे हैं चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूएस के साथ। अगर अभी देखा जाए प्रेजेंट टाइम, तो दिल्ली वेस्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है एज कम्पेयर टू रशिया। इंडिया वुड लाइक टू सी रशिया फाइंड एन एकोमोडेशन विद द वेस्ट इन द यूरोप। अब इंडिया ये चाहता है जो रशिया है उसका अकोमोडेशन हो जाए वेस्ट के साथ। अब इंडिया फोर्स तो नहीं कर सकता, इंडिया बस ऐसा चाह सकता है कि रशिया का अकोमोडेशन हो जाए, और सिर्फ यहाँ पर जो सारी कंट्रीज है वो एंटी चाइना रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रशिया के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब रहें। रशिया हमारा हमेशा से ऑल वेदर अलाई रहा था, इसीलिए हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारे रिलेशन खराब रहें। लेकिन चाइना को हम यहाँ पर साइडलाइन करना चाहेंगे, इसीलिए हम चाहते हैं जो रशिया उसके रिलेशन यहाँ पर यूरोप के साथ अच्छे हो जाएं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर एक मॉडल की बात की गई है, गोडा मॉडल। ये बहुत ही फेमस हुआ था मॉडल 2020 में। तो बेसिकली यहाँ पर 1500 विमेन टेलर्स हैं, गोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से हैं, जो कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। बेसिकली ये लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में यूनिफॉर्म सप्लाई करते थे, और इससे इनको बहुत सारे वेजेस मिले, लगभग 1.5 करोड़ 1.8 करोड़ इन वेजेस मिले 2018 से 2020 के बीच में। नीति आयोग ने भी इस मॉडल की बहुत तारीफ की थी, गोडा मॉडल की। अब प्रॉब्लम ये आया कि यहाँ पर कोई लोकल एमएलए था, उसने कंप्लेन कर दी कि इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी उनको 2 साल से वेजेस नहीं मिले हैं। तो बस यही प्रॉब्लम थी, ये आपको मॉडल पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। आगे हम चलते हैं। कास्ट ऑन यूएस कैंपसेस। अब यूएस कैंपसेस में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन उसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो ऑन सेवरल अमेरिकन कैंपसेस अ न्यू बैटल फ्रंट इज इमर्जिंग, कास्ट इज मेकिंग इट्स वे इनटू एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर कुछ हिंदू राइट विंग का ये कहना है कि कास्ट को एज अ डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर नहीं ऐड करना चाहिए, उसकी वजह से यहाँ पर जो साउथ एशियन डिसेंट के लोग हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया जाएगा। तो आफ्टर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी अनाउंस लास्ट मंथ दैट इट हैड एडेड कास्ट एज अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अ सेक्शन ऑफ द फैकल्टी प्रोटेस्टेड फियरिंग दैट इसका यूज़ करके जो टीचर्स उनको टारगेट किया जाएगा इंडियन और साउथ एशियन डिसेंट की। बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं था, पर हमने देख लिया। अब कर्नाटका ऑर्डर हमने देख लिया। कर्नाटका ने एक ऑर्डर ये निकाला है कि कोई भी ऐसी यूनिफॉर्म नहीं वेयर करनी चाहिए जिसकी वजह से जो इक्वालिटी है या जो हारमोनी है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो। तो इट स्टेट्स दैट स्टूडेंट्स इन ऑल गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, तो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस यहाँ पर यूनिफॉर्म के रूल को फॉलो करें। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए तो स्टेट यूनिफॉर्म सेट करता है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए यहाँ पर काउंसिल्स यूनिफॉर्म सेट करती हैं, और जिनके लिए कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है वो ऐसी यूनिफॉर्म उनको वांट करनी चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी हार्मनी डिसरप्ट ना हो। तो 3-page order states that the state government can prescribe rules for curricula to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of the India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities। तो ये हमें पता है। अब यहाँ पर ये जो ऑर्डर निकाला है कर्नाटका गवर्नमेंट ने, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट किया। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो ये है, केरला हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का नहीं, केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है December 4, 2018 का, जो कि बात करता है विच इट कोटेड एज सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे इन आशा रेंजन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें ये बोला गया था इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उसकी वजह से अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तब तो यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्राइमेसी दी जाएगी। तो टू स्टेट दैट इंडिविजुअल इंटरेस्ट मस्ट यील्ड टू लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, आशा रंजन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री थी वो सारे ही सेक्टर्स में कंटेंट रेगुलेट करती थी, लेकिन इंटरनेट के ऊपर कंटेंट रेगुलेट नहीं करती थी। फिर पिछले साल नई गाइडलाइंस आई, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। उसके बाद यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर जो कंटेंट है वो भी यहाँ पर रेगुलेट करने लगी। द कॉन्टेंट ऑन एनी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स हैज़ टू फॉलो द फ्री स्पीच रूल्स, लेकिन यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस है उन रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना है, वो रिस्ट्रिक्शंस वायलेट ना हो। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ना वायलेट हो, इंक्लूडिंग content related to the security of the state, friendly relationship with foreign states, public order, decency, morality। तो ये सब कुछ वायलेट ना हो तो ऐसा कंटेंट होस्ट किया जा सकता है। डू अदर एजेंसीज प्ले अ रोल, तो यहाँ पर और मिनिस्ट्रीज से इनपुट लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन रोल होता है वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का ही होता है। कभी कभी होम मिनिस्ट्री से यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। कल मैंने आपको एक स्कीम के बारे में एक आर्टिकल पढ़ाया था, RDSS स्कीम, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। अब इसका एम ये है जो एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस है वो यहाँ पर डिस्कॉम्स के 12 से 15% करने हैं। तो ये आप ऐसे ही बिल्कुल याद कर लेना कि डिस्कॉम्स में क्या प्रॉब्लम है, क्या अचीव करना है। तो यहाँ पर जो एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेज है उनको यहाँ पर 12 से 15% तक कम करना है। जो गैप है
बिटवीन एवरेज कॉस्ट ऑफ पावर सप्लाई एंड एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड, उसको जीरो करना है 2025 तक। तो यहाँ पर AT&C लॉसेस को 12 से 15% तक लेकर आना है, और यहाँ पर जो गैप है बिटवीन एवरेज कॉस्ट ऑफ पावर सप्लाई एंड एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड, उसको यहाँ पर 2025 तक जीरो करना है। अब प्रॉब्लम यही है, जो टैरिफ्स उनको बार बार रिवाइज नहीं किया जाता है, जो स्टेट्स को यहाँ पर डिस्कॉम्स को सप्लाई करना है, जो भी यहाँ पर सब्सिडीज़ दी गई है, जो भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, तो उसके ड्यूज़ यहाँ पर स्टेट टाइम पे देते नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्कॉम्स में कैश फ्लो नहीं हो पाता और उनको यहाँ पर प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम डिस्कॉम्स में ये भी है कि हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, जो कि 20.66% है, तो इसको कम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अब आरबीआई ने अब आरबीआई ने हिंट किया है कि हम रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएंगे। अब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने का मतलब ये है कि बैंक अगर अपना एडिशनल मनी यहाँ पर आरबीआई में पार्क करेंगे तो उनको यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट वो अर्न करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि बैंक्स को एनकरेज किया जा रहा है कि आप यहाँ पर अपने पैसे आरबीआई में पार्क करो। तो द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स, अब इसकी इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि जो ऑयल का प्राइस है वो $90 पर बैरल चल रहा है। इसका मतलब इन्फ्लेशन को फाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन को ज़्यादा प्राइमेसी दे रही है ओवर ग्रोथ, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। वाई टेस्लास टैक्स ब्रेक प्रपोजल, अब टेस्ला का ये कहना है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, हम यहाँ पर पूरी तरीके से बिल्ड गाड़ियाँ लाएंगे और आप इंपोर्ट ड्यूटी कम करो। अब टेस्ला का ये कहना है कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू करेंगे, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि रिस्पांस कैसा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर गवर्नमेंट ने कम कर दी इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, आप कम यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी दो, लेकिन 3-4 साल इन्होंने अपनी गाड़ियाँ बेच दी, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमें तो लग ही नहीं रहा कि इंडिया में ऐसी मार्केट डिमांड है, और इंडिया में इन्होंने कोई मैन्युफैक्चरिंग की ही नहीं, तो बेसिकली ये लोग कम इंपोर्ट ड्यूटी का फ़ायदा भी उठा लेंगे और इंडियन की जो मार्केट है उसको एक्सप्लॉइट भी कर लेंगे। गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है। तो बेसिकली टेस्ला को यही बोला गया कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसे करने वाले, उसका आप हमें एक कोहेरेंट प्लान दो। That the firm in its proposal did not detail any setup for manufacturing of EVs। तो इंडिया में अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो अपने आप ही यहाँ पर टैक्सेस कम हो जाएंगे, लेकिन पहले ये चाहते हैं कि इनके लिए इंपोर्ट जो टैक्सेस है वो कम कर दिए जाएं। द गवर्नमेंट्स प्राइमरी कंसर्न वॉज दैट द फर्म इज सीकिंग ड्यूटी कट्स एंड देन प्रपोजिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर जो टेस्ला उसका ये कहना है कि पहले आप ड्यूटी कट्स कर लो, हम 1-2 साल देख लेंगे क्या रिस्पॉन्स है, उसके बाद हम इंडिया में यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, और गवर्नमेंट इनकी प्रपोजल को मानने वाली है नहीं। आगे हम चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, यूएस और रशिया अपने स्टांस पे बहुत ज़्यादा रिजिड है। यहाँ पर यूएस जो है वो नेटो के एक्सपेंशन की बात करता है, जो रशिया है वो कहता है कि नेटो को आपको एक्सपेंड नहीं करना, आपको हमें लिख कर देना है कि नेटो को आप एक्सपेंड नहीं करोगे। जो जर्मनी है वो चाहता है कि ये जो क्राइसिस है सॉल्व हो जाए और यहाँ पर दोनों के बीच के जो रिलेशन है वो ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी के खुद के इंटरेस्ट है। बाकी मैंने आपको बताया यूके में डोमेस्टिक क्राइसिस चल रही है, तो ऐसे में जो फ्रांस है वो यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रहा है, और फ्रांस यहाँ पर डिप्लोमेटिक तरीके से इस क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। फिर लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।